हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम में मदद करने के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट दिया आपको। ठीक है, हमने कहा देखिए ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। देखिए, मैं आपको कुल मिला के एक मॉडल सेट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जितने टाइम बचे हैं मैं जितना हो सकूंगा उतने आपको मैं मॉडल पेपर करवाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 2 या 3 करवा ही दे। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, ये हमारे पास मॉडल सेट नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल सेट नंबर 1 है। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर सारे सवाल हम इसके करवाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है परिमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस स्थान के बाद समाप्त होगा। हमें शांत अशांत नहीं चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इसका प्रसार करो कितने अंक के बाद ये समाप्त हो जाएगा। देखिए सर, अगर मैं बात करूं आपको 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 पंचे 20, 20 का भाग करना है। एक काम को 2 को काट दें, 8.5 दूना 16। मैंने कहा 0 भाग करना कहाँ आएगा, यहाँ। तो कितने के बाद 1 2 अंक के बाद आया। ठीक है, हमारे पास आसानी हो गया। इसमें कह रहा है कि बिंदुओं -3 का 5 की y अक्ष दूरी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं टिक करना है। इसने अगर कहता y अक्ष की दूरी कितनी है, y अक्ष की दूरी कितनी है, तो आप क्या करते 5। लेकिन कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, मैंने कहा देखिए जब भी अक्ष की बात करेगा, ठीक है, मैंने कहा अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो मैंने कहा इधर ही तो आओगे। अब ये तो कहेगा कि y अक्ष से कितना दूरी है, तो आप y अक्ष दूरी कहाँ जाओगे, x अक्ष पे। तो x वाला वैल्यू कितना है, ये वाला पर्सन। ठीक है, इसके विषय ध्यान देना। ये चीज कह रहा है कि से दूरी, अगर की दूरी कहता तो हमारा क्या हो जाता 5, लेकिन से दूरी कह रहा है कितना हो जाएगा -3। ठीक है, कार्य संख्या इतने की संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की, ध्यान देना, गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल पूछ रहा है। एक काम करते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं, घात के रूप लिख लेते हैं, जो भी घात आएगा उनको ऐड कर देंगे। और आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालना कितना आसान है। जैसे हमने कहा ये है, काटे होंगे कभी, ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 4, 2 की पावर कितना ले सकते हैं 4, और 3 की पावर कितना 2, इनकी घातें मिल गई, इनका योग कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 कहाँ है, ये वाला पोर्शन। ये देखिए, यदि दिया गया है लासा किनका, इनका लासा इतना, तो मासा कितना होगा। भैया लासा दिया है, क्या फर्क पड़ता है, हम डायरेक्ट मासा निकाल सकते हैं। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, हमने कहा कोई बात नहीं, आओ हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा सा, हमारे पास मैंने देखो ऐसे करते हैं, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा 200, पता दूना 64। ठीक है, हटाएंगे कितना आएगा 24, तो इसका भाग किसमें करेंगे 132 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, 24 पंजे 120, 12 बचा, फिर भाग करें 24, 12 दूना 24, आ गया 0। जैसे ही 0 आ जाए उसके ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, मासा। ठीक है, तो कितना मासा है इसका 12। ठीक है, इजी सवाल आएंगे, डरना नहीं है आप लोगों को। करें यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर, जैसे ही बराबर कहेगा तो जान लेते हैं मूल कब बराबर होते हैं, जब डी बराबर 0। अगर डी बराबर 0 होंगे तो मूल बराबर होगा। अच्छा, डी होता क्या है, विविध कर 20 का -4ac, 20 का -4ac क्या होगा, आप द्विघात समीकरण जानते होंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं आपको कहूँ द्विघात समीकरण आपके लिए, ठीक है, जरा देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें से जो d बराबर 0 कह रहा है, तो सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, यानी यही चीज क्या है d। ठीक है, हमने कहा a b c d मिले कहाँ, गुणांक तुलना कर लेंगे, तो मैंने कहा देखो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, a, ये b, ये c, तो b² b कितना है -12 का होल स्क्वायर, -4, a कितना है 3, और c कितना है,
ध्यान देने, प्रत्येक का गुणांक चिन्ह सहित लेते हैं। जैसे कि हमने बी वाला पोर्शन लिया चिन्ह सहित, सी वाला चिन्ह सहित, ये वाला चिन्ह सहित, तो क्या हो जाएगा 12 बराबर हमें 144। और आप भी जानते हो कि जब माइनस की पावर सम संख्या हो क्या आता है प्लस, देखो माइनस 12m बराबर 0, 12 का भाग कर दो बराबर हमें इधर कर दो, m कितना आ गया 12। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा समीकरण इतने के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा मूलों का योग कितना आसान होता है यार, सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब माइनस पहले से ही है, ए कितना है 5, माइनस माइनस प्लस 3/5, ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, कर युगपत समीकरण इतना और इतना कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। कह रहा है कि लैम्डा का मान कितना रख दें कि इनके पास कोई हल ना हो। अच्छा, कोई हल ना होने का मतलब क्या है कि रेखा दोनों क्या है समांतर है। भाई समांतर होगा तभी तो कोई हल नहीं होगा, ये दो रेखाएं हैं, अगर दोनों समांतर होंगी तभी तो हल नहीं होगा। अब मैंने कहा समांतर होने की कंडीशन क्या है हमारे पास, समांतर होने की हमारे पास कंडीशन है a1/a2 b1/b2 बराबर ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपको सिखा दे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा a1x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0, दो युगपत समीकरण हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं बात करूंगा गुणांकों की। ठीक है, गुणांकों में मैंने कहा देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर सब बराबर होंगे, अगर सभी बराबर हो जाएंगे तो किसके होंगे संपाती। ठीक है, मैंने कहा मान ले सब बराबर हो गए, अगर मैंने कहा केवल इतना ही बराबर हुआ तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास समांतर। ठीक है, अगर मैंने कहा आगे वाला मुंह अगर बराबर नहीं हुआ तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, ये वाला कहलाएगा किसका, ये कहलाएगा प्रतिच्छेद का। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़े होंगे। हमसे क्या कह रहा है कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो हम जानते हैं क्या a1/a2 b1/b2 क्या होंगे बराबर होंगे। अब हम गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ पे a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2 बराबर b1 कितना है 2 और b2 कितना है लेमडा। यहाँ सबको लेमडा मान पूछा है, तो गुणा कर देंगे, लेमडा कितना आ गया 4। ठीक है, जब लेमडा का मान 4 होगा तो ये दोनों समीकरण कैसे होंगे, इनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा 4 हमारे पास ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट सवाल देते हैं, कर बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु। ठीक है, अगर मैं बात करूं जरा सा, ये बिंदु होंगे उनका मध्य बिंदु निकालने का सूत्र आप लोग जानते हैं कि x जोड़ के बाई 2। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैंने कहा ए और बी का मध्य बिंदु अगर ये है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भुज भुज लड़ाते हैं। देखो मैंने कहा इसका इसका प्लस बाई 2, अगर मैं बात करूं जरा भुज और कोटि की, देखो जरा सा देख ले। मैंने कहा मान ले हमारे पास ये रेखा है, रेखा खंड, मैंने कहा ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका निर्देशांक दिया है -4,2, इसका दिया है 5,6। मैंने कहा मान ले मध्य बिंदु यहाँ है। ठीक है, और मध्य बिंदु जो P है उसका निर्देशांक कितना दिया है, ये दे रहा है a/8, ये। ठीक है, हमने कहा इन दोनों के जो मध्य बिंदु निकलेगा वही तो ये चीज है। और दोनों का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, अरे भैया इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, तो क्या हो गया x1 प्लस x2 y2 बराबर x होता है। और x कितना दिया है a/8, तो x1 कितना है -4, x2 कितना है 5/2 a/8 कितना आएगा 1/2, ये कितना आ गया। ठीक है, ए बी कितना आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि ये और ये क्या है दोनों समांतर है, तो पी क्यू खींचा गया है, समांतर पी क्यू खींचा गया है। ठीक है, कह रहा पी क्यू क्या है पी क्यू अपान बी सी, तो ए पी अपान पी बी का अनुपात कितना होगा। देखिए बड़ा आसान है, मैंने कहा जब भी कभी ये त्रिभुज होगा, अगर दोनों रेखाएं अगर समांतर होगी हमारे पास, मैं कहूं अगर पी क्यू समांतर है बीसी के, तो जान ले ये वाले त्रिभुज की बात करूं
ये वाला त्रिभुज यानी छोटा वाला त्रिभुज या बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या होंगे। तो थेल्स के प्रमेय से हम कह सकते हैं, थेल्स की प्रमेय से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज ए पी क्यू के। ठीक है, अगर समरूप होता है तो मैंने कहा छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ये वाली, उसमें कुछ भी कर सकते हैं आप, ये वाली भुजा अपन ये वाली भुजा जैसे चाहे उसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा देखिए हमें पूछा है इसके, देखो ये वाला त्रिभुज बटा पूरे वाले का त्रिभुज, तो मैंने कहा हम कर सकते हैं एपी अपन ए बी बराबर, या तो चाहे ये आप कर लें चाहे ये समांतर वाली भुजा कर लें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, पी क्यू अपन बी सी। इसका अनुपात कितना दिया है, इसका अनुपात दिया है 1:3, तो भैया इसका भी तो वही होगा। ठीक है, चाहिए छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा, बड़े वाले त्रिभुज ये भुजा, ये लिख सकते हैं थेल्स के प्रमेय से, या छोटे वाले की ये भुजा, बड़े वाले की ये भुजा, ये सब समानुपाती होती हैं। ठीक है, या आप चाहते ये वाली भुजा, ये वाली छोटे वाले की ये वाली भुजा, बड़े वाले की ये वाली, या छोटे वाले की ये वाली भुजा, बड़े वाले की ये वाली भुजा, या इसी अपन ये आप कुछ भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दो त्रिभुज अगर समानुपाती होती है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और देखिए कर त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी इतना, कोई बात नहीं हम त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने कहा देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी कितना है, ए बी हमारे पास दिया है 6√3, ये कितना दिया है 6, ये कितना दिया है 12। हमने कहा देखिए हम चेक कर लेंगे एक बार कि क्या इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर का योग का अगर हम रूट निकालेंगे, अगर 12 के बराबर हो गया तो मैं मान लूंगा एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 36 दिया 108, जोड़े कितना आ गया 144, रूट निकालो कितना आ गया 12, आ गया चीज। तो मतलब क्या है, बी वाला कितना रहा होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना होगा। देखिए सीधा फंडा होता है, अगर समरूप त्रिभुज है, ठीक है, अगर समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं, मैंने कहा मान ले भुजा A1/A2 कर लेते हैं, B1/B2 कर लेते हैं, C1/C2 कर लेते हैं। देखो भुजाओं का स्क्वायर जो है, किसी भुजा समरूप त्रिभुज होंगे, किसी भुजा के वर्ग उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या करा क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है इतना, तो उनकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये इसके बराबर भुजाओं का अनुपात चाहे निकालो सब बराबर ही होते हैं। और आप भी जानते हो कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर है। तो हम कोई भी अनुपात दिखाएंगे तो भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, हमने कहा यही दिखा लेते हैं। अब देखो इसके लिए क्या दिया है, इसके जगह दिया है 16/25, जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, कितना आएगा 4:5, बिल्कुल आसान है। ठीक है, 4:5 मिल गया हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कार्यचित्र में ए बी सब कुछ दिया है यहाँ पे। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि बी ए डी और सी ए डी। ठीक है, ये भुजा दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। पूछ आपसे क्या रहा है कि बी ए डी मतलब कि बी ए डी यानी ये वाला कोण। ठीक है, थीटा मान लेते हैं। तो पूछ रहा है क्या सी ए डी मतलब सी ए डी 5 मान लेते हैं। हमने कहा जरा दिमाग लगाए जरा सा, हमने कहा इसमें अगर हम साइन थीटा लगाएं क्या होगा। देखिए समकोण त्रिभुज हुआ और लंबा लग गया है, हम समकोण त्रिभुज मान सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज मान लेंगे तो ध्यान दो, मैंने कहा अगर मैं यहाँ लगाऊंगा इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में अगर लगाऊंगा किसमें, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, समकोणी तो है, हम लगा सकते हैं। थीटा सामने क्या हो जाएगा लंब, लगा देंगे साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण, वैसे यहाँ लगा दो साइन का, तो साइन 5 बराबर लंब बटे कर्ण। देखो दोनों सेम आया, तो दोनों सेम आया तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। अरे सेम मतलब बराबर मतलब 1:1। ठीक है, वैसे मुझे देख के आसान लग रहा था। देखो यहाँ 2 से कट जाता है, आसान कभी नहीं होता, यहाँ भी कट जाता है, यहाँ भी कट जाता है, आसान कौन ठीक हो जाता है, मैं डायरेक्ट लगा देता।
देखिए अगला सवाल, ये बिल्कुल देखिए, ये इस टाइप के सवाल आपको 100% एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलेगा ही। ध्यान दें कि तभी आप कभी कन्वर्जन वाले देखे हैं, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों का योग अगर 90 है, ऊपर और नीचे दोनों का योग अगर 90 है, तो जान ले हमेशा आंसर क्या आएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान दे ले मिस्टेक कहाँ हो सकती है। जैसे मैंने कहा मान लो ठीक है, अब 10 काट दे दिया, थोड़ा दिमाग लगाएं। जब भी आप कहीं कन्वर्जन चेक किए होंगे तो मैंने कहा साइन किसमें बदलता है, कॉस में, और 10 किसमें बदलता है, कॉट में, और सेक किसमें बदलता है, कॉसेक में, सेक किसमें, कॉसेक थीटा में। अब बस ये दोनों होने चाहिए ऊपर नीचे, ये जिनका पेयर है, इन दोनों पेयर में से अगर कोई, मतलब दोनों पेयर में से अगर कोई है, चाहे अंश में हर में कहीं भी हो, और दोनों को थीटा के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो जान ले आंसर कितना आता है, एक। सिंपली देख ले, मैंने कहा अगर मैं थोड़ा हल करके दिखा दूं तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 59 डिग्री अपन कॉस 59 डिग्री, लिख दिया भाई। 31 को हम ऐसे ले सकते हैं, 90 में से 59 गया, कितना बचा, 31। और आप जानते हो साइन 90 में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में साइन 90 का बदलेगा, क्या हो जाएगा, कॉस 59 बाई कॉस 59, इसे से कैंसिल कितना आ गया आंसर, एक, ठीक है। चाहे आप कन्वर्जन से कर ले, चाहे आप डायरेक्ट रट ले, ठीक है। अगर ऊपर नीचे का योग अगर 90 आ रहा है तो जान ले कितना आंसर आएगा, एक। नहीं दिमाग काम करता, मैंने तरीका सिखा दिया। अब देखो यहाँ साइन कास के अलावा 10 काट भी दे सकता है, सेक कॉसेक भी दे सकता है। तो क्या करना है आपको, बस ध्यान देना है कि इनका योग कितना होना चाहिए, 90, ठीक। आगे चलते हैं। कर चित्र में, ये चित्र है आपका, ठीक है। देखो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर, यह बिंदु ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोण, मतलब नीचे वाला कोण, अनुमान कोणों का माप होगी। क्या देखो, जब भी कभी अनुमान कोण की बात करेगा, ध्यान दे, आपको नीचे देखना पड़ता है, नीचे देखोगे, ठीक है। हमने क्या काम करो, इस वाले त्रिभुज का ये कोण दिया 45, ये 90 डिग्री है ही है, तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45, कहते तो हाँ। और आप जानते हो ये पूरा कोण कितना होता है, 90 डिग्री, मैंने कहा ये 45, तो ये हो 45, ठीक है। चाहते तो क्या है, इसके समांतर का कोई रेखा खींच लेते, समांतरित होती है। देखो जेड बन रहा है, 45 आ गया, ठीक है। मैंने कहा पहले 45 दो ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाए। मैंने कहा देखो ये 60 है, ये पूरा मालूम है, 90 होता है, ये 60 एक था ना 30, देखा ना क्या 45 और 30, 45 किस में दिया है, ये, ठीक है। आप 30-45 ना लगाएं, पहले ए का पूछा, ध्यान दे, ए तथा बी से देखने पर, तो ए वाला कितना 45, पी वाला कितना 23 डिग्री, ठीक है। आगे चलिए, कह दिए एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उसकी त्रिज्या पूछा है। देखिए मैंने कहा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, फिर कह रहा है क्षेत्रफल दोनों समान है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर, इससे इसको काट दें, ठीक है। अरे पाई से पाई, एक आर से एक आर कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 दिया है, कहाँ दिया 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक ठोस धातु के घनाभ जिनकी विमाएं 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर हैं, को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बनाए गए घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने कहा कोई बात नहीं, जिस चीज को पिघला रहे हैं उसका आयतन और जिस चीज को बना रहे हैं उसका आयतन, ठीक है। मैंने कोई बात नहीं, बड़ा वाला पिघला रहे हैं, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या जाएगा, गुणा कर दें, 9, 8, 2। मैंने कहा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मैंने कहा 3 वाले देंगे, 8 कैंसिल, कितना आ गया 18, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, ये टिक लगा है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य, ये थोड़ा सवाल दिया है, माध्य का दिमाग लगा के माध्य आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हमने कहा पहले क्या निकाल लें, मध्यमान, छोटा टेबल जल्दी बना ले। मैंने कहा एफ वाला बना ले, एक्स वाला बना ले, ऐसे टेबल बना ले फटाक से जल्दी से, ठीक है। हमने कहा मध्यमान कैसे निकलेगा, इसका आधा, इसका योग बाई 2, तो मैंने कहा देखो कितना आएगा 5, फिर बाई 2 15, तो 10 बढ़ रहा है 25, 35 और 45, और अंबाता कितना दिया है 4, 6, 4, 1,
सिग्मा एफ कर लेते हैं, 9 10 20 आ गया। इसको इसको गुणा करेंगे हम, एक कॉलम बनाएंगे इसका एफ इंटू एक्स का, ठीक है। तब 4 पंचे 20, 75, 25 का 150, 140, ठीक है। और मैंने कहा कितना आ जाएगा हमारे पास 45। सबको जोड़ लेते हैं, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। जोड़े कितना आएगा, 5 5 10, 5 5 10, 8 2 10, 20 2 22, एक फिर से 5 5 10 जीरो हाथ से लगाए, 5 5 10 10 10 20 19 23 हाथ से लगा, 2 2 2 4, ठीक है। हमारे पास आ गया। फार्मूला क्या होता है हमारे एक्स बार का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ। ये कितना आ गया, इतना बाई 20 काट दें, कितना आएगा, 2 4 2 कम 2 21.5। 21.5 कहाँ है, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। आगे चलते कह रहा है कि यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः धनात्मक है तो माध्यिका पूछा है। देखिए इनके रिलेशन का एक सूत्र होता है, आप जान ले। मैंने कहा बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका या माध्यक -2 माध्य। याद में कैसे कराता हूं, जान लें, दिमाग लगाएं कि भाई बहुलक है, यहाँ पे बहुलक बराबर ही होता है। फिर बात में कोई बात नहीं, दिमाग में रखो बीच में माइनस होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास 2 अंक है, 3 और 2, बड़ा वाला बड़े अक्षर के साथ, छोटा वाला छोटे अक्षर के साथ, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा बहुलक और माध्य और बहुलक दिया है। मैंने कहा बहुलक कितना दिया है, 16, और माध्य कितना दिया है, 28। हम इसको एक संभाल लेते हैं, 28 दूना 56, जोड़ देंगे 56, 6 12 72, 3 कम 3 सॉरी 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ गया, 24। ऑप्शन दिया हमारे पास 24, ठीक है। बस इस फार्मूले को ध्यान दे लें आराम से, क्योंकि देखो इस पे एक सवाल आपको 100% मिलने वाला है। जिस पे सवाल मिलेगा ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस वाले से आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग कौन सा। ध्यान दे ले, मैंने कहा बहुलक वर्ग में जिसमें बारंबारता अधिक बार अंक लिखा गया, तो किसमें कितना लिखा गया, 8 बार, ठीक है। अगर मैं बात करूं बहुलक मतलब क्या होता है, जो उन आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। मैंने कहा 1 से लेकर 3 तक कितने आंकड़े आए हैं, 7, 3 से 5 8 बार आए हैं, ये 2 बार। मैंने कहा सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ये वाला आंकड़ा, ठीक है, 3 से 5। अगला देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्यिका वर्ग क्या होगा। ये दिया मेरे पास मध्यिका वर्ग। देखिए मध्य वर्ग निकालेंगे मतलब क्या है कि मध्यिका वर्ग तब उसी में आएगा, जैसे मैंने कहा सबको योग कर लेते हैं। देखो एफ को जोड़ लेते हैं, देखो अगर एफ जोड़ लिए बाई 2 करके हम अपना निकाल लेते हैं, जरा ध्यान दे ले। मैंने कहा 5 4 9 9 9 13 22 22 42 कितना 50। मैंने कहा 50 बाई 2 कितना आएगा 25। अब मैंने कहा 25वां पद किसमें आएगा, 25वां पद हमारा इसी तो आएगा, जोड़ लो 9 22 42। मैंने कहा 22 तक यहाँ आ रहा है, अब 25 वाली गिनती कहाँ आएगी, इसी कॉलम में आएगी, तो कितना आएगा 30 से लेके 40 तक, ठीक है। हमारे पास सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए हैं, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए इस मॉडल पेपर के खंड ब में कह रहा है कि पहला सवाल खंड ब का है कि सभी खंड कीजिए। वे पहला क्या नंबर जो सवाल कह रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने जो वीडियो पढ़ाया है उसमें उस वाले वीडियो में जाके देख ले, ठीक है, उसमें वाला पार्ट मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। हम लोग देखे जरा सा, मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्यों माना हमने, कोई बात नहीं, सिद्ध करना अपरिमेय। अगर मैंने कहा इसको सिद्ध करना चाहे परिमेय, अगर परिमेय नहीं होगी क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। तो मैंने कहा इसको अपरिमेय संख्या मान ले रहा हूं, लेकिन अतः वो परिमेय संख्या, अतः वह
परिमेय संख्या a अपन b, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0 है, जहां a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। असहभाज्य संख्या क्या होती है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, हमने कहा आपने इसे परिमेय संख्या माना और ये परिमेय संख्या का क्या मान लिया, a अपन b, तो ये वाले दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो कर दें। हमारे पास ये आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दें, अगर ये संख्या पूरा इसके बराबर है, यानी ये पूरा ए स्क्वायर यही है, तो मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर अगर ये पूरा यही है तो ए स्क्वायर इसमें 3 होगा जरूर। तो हम कह लेंगे कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है। विभाज्य है, विभाज्य है का मतलब क्या है, विभाज्य होने का मतलब का यही मतलब है विभाज्य होने का कि भैया अगर ये इसके बराबर है तो जितना इसमें है उतना ही इसमें होगा। तो हमने कहा अगर इसके साथ 3 है तो इसमें भी पक्का 3 रहा होगा, अगर 3 गुणे में रहा होगा तो पक्का 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, जो संख्याएं जिसके गुणे में होती है वो पक्का उससे कट जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब ए भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, प्रमेय है, अगर कोई संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट जा रही है तो उसका बिना स्क्वायर उससे कट जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इससे कट जाएगी मतलब क्या है, इसमें 3 के अतिरिक्त गुणन के रूप में है भाई। अगर ये a 3 से कट जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं a बराबर जो कुछ भी रहा होगा 3 पक्का रहा होगा, तभी तो 3 से कट जा रहा है ये भाई। अगर ये मैंने कहा पूरा हमारे पास a है, अगर मैंने कहा a 3 से कट जा रहा है तो पक्का 3 इसमें गुणे में रूप में रहा होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना a बराबर 3m, क्यों m मान लिए, तो यह a अगर 3 से विभाज्य है तो पक्का a में 3 रहा होगा, और 3 रहा होगा, 3 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा, उसी एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, b। हमें कोई बात नहीं, a का मान इसको समीकरण 1 मान लो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दे समीकरण 1 में, जहां a है इसको रखें 3m का होल स्क्वायर, यह आएगा 9m स्क्वायर 3 आ गया हमारे पास। तो मैंने कहा जो हमारे पास b स्क्वायर है वो कितना हो गया, 3m स्क्वायर। तो मतलब क्या है, अगर b इसके बराबर है तो पक्का b में 3 रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, तब b भी 3 से विभाज्य होगा। और थोड़ा सा मैं इसको फील करा दे रहा हूँ, मैंने कहा मान ले 3 का स्क्वायर हम 9 मान लेते हैं भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अगर 9 3 से विभाज्य होगा तो इसका बिना स्क्वायर यानी 3 भी तो 3 से कट जाएगा, तो वही चीज यहाँ कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा 3 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 3 यानी b में भी 3 रहा होगा। ठीक है, तो अतः a व b दोनों में उभयनिष्ठ गुणांक के रूप में 3 है, इसलिए a व b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अच्छा, a और b अगर सहभाज्य संख्या नहीं होंगे तो हमारे पास परिमेय संख्या होगा ही नहीं, तब a अपन b भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अर्थात
अगर इसके बराबर आपने इसको माना है, अगर ये नहीं तो ये भी तो नहीं होगा, अर्थात √3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों की इसी का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a + b = 1 और tan a - b = इतना, तो कह रहा है जहां a + b का योग कितना है, 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, या 0 और 90 तक के बीच में है, तब कह रहा है a और b मान निकालिए। कोई बात नहीं, हमने कहा हम जानते हैं tan a + b = 1, तब जानते हो tan a कितने का मान होता है, 45 का। तो मैंने कहा ये दोनों बराबर, तो क्या हो गया, a + b = 45 डिग्री। हमारे पास समीकरण 1 मान लें। ठीक है, इसी प्रकार दिया है tan a - b = 1/√3। तो मैंने कहा 1/√3 tan कितने का मान होता है, ये होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, तो a - b कितना आ गया, 30 डिग्री। समीकरण 2, हमने कहा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो मैंने कहा a + b बराबर कितना है, 45, और a - b बराबर कितना है, 30। दोनों को जोड़ दें, कितना आ गया, 2a बराबर हमारे पास आ गया कितना, ठीक है, 75 डिग्री। ये कितना आ गया, 3 2 2 7 इतना डिग्री। ठीक है, तो मैंने कहा a का मान समीकरण 1 रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दें a का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कहाँ है ये, तो मैंने कहा इसका मान 35a + b = 45 है, तो मेरा कितना का, कितना आएगा, ठीक है, मैंने कहा 2.5 लेंगे 40, 2.5 लेंगे तो 40, 7.5। ठीक है, 48। ठीक है, हमारे पास ए और बी दोनों का मान आ गया। देखिए ग नंबर सवाल कह रहा है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना है कि, ठीक है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, इतना, के संलग्न को मिलाकर यानी साथ में मिलाकर एक घनाभ बना जाता है। तो अगर प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेंसुरेशन का सवाल है, अब बहुत इजी सवाल है। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, हम कहें घनों, दो घन है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक घन का प्रत्येक कितना आयतन है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तब एक घन का आयतन बराबर कितना दिया है, मैंने कहा हमारे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो मैंने कहा a क्यूब मतलब कितना, 4 का क्यूब, एक कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अगर भुजा 4 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है, एक घन है हमारे पास में, कोई बात नहीं, हमारे पास एक घन मिल गया था ना, तो इसकी भुजा कितनी आ गई, इसकी भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक घन है। अब मैंने कहा ऐसे दोनों घन को अगर हम सटा के बना देंगे, ठीक है, तो कोई बात, हम सटा के बना के दिखा रहे हैं। अगर आप इसमें 2 सटा देंगे ऐसे, बन जाएगा सट के। तो मैंने कहा 4 ये भी हो जाएगा, और 4 ये भी हो जाएगा, 4 ये भी हो जाएगा। तो मैंने कहा जो हमारे पास घनाभ टाइप का बनेगा, ऐसे जो हमारे पास घनाभ टाइप का बनेगा, तो मैंने कहा उसकी सारी बीमारी हम निकाल लेंगे आराम से। ये घनाभ बन गया। तो मैंने कहा 4 4 पूरा का लंबाई कितना हो जाएगी, 8, ठीक है, चौड़ाई कितना, 4, और ये ऊंचाई कितना, ये भी 4। मैंने कहा जब घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब मिल जाएगा,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ LB BH और HL। L कितना दिया है 8, B कितना दिया है 4, ये कितना दिया है 4, ये कितना दिया है 4, ये कितना दिया है, ये गुणा कर लेंगे 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 छंग 48। ठीक है, सॉरी 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, उनका 16 दूना 32, 16 दिए 48, 48 50 कितना गया 80 दूना 160, क्षेत्रफल 160 आ गया। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, हमने कहा उसने कहा था 2 घनों को, जिसमें प्रत्येक आयतन कितना दिया है, कोई बात नहीं, हम एक आयतन निकाल लेंगे, दिया इतना, भुजा ए मान लेंगे तो आयतन कितना होता है घन का, भुजा क्यूब। यहाँ तुलना करके हम भुजा निकालिए, जैसे ही भुजा मिल गई हम दोनों को सटा देंगे तो ऐसा कुछ आकृति बन जाएगी। तो मैंने कहा 4 4 जो भुजा हमारे पास होगा जुड़ कितना हो जाएगा 8, तो जो घनाभ की लंबाई होगी कितना आएगी 8, चौड़ाई 4 हो जाएगी, ऊंचाई 4 हो जाएगी, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई। तो हमने कोई बात नहीं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 कॉमन में लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, इस टाइप हम आराम से अच्छे से सारे डाटा रख के हम आराम से निकाल लिए। ठीक है, हम लोग ग तक किए, घ नंबर सवाल हम लोग पहले का ग नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे माध्यिका की बात करेगा आप लोग जान ले, माध्यिका निकालने का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का जो सूत्र होता है, ठीक है, यानी माध्यिका बराबर होता है L + n/2 CF/F × H। ये हमारे पास पूरा सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा L क्या होता है, जो माध्य होता है, जो माध्य वर्ग होता है, यानी माध्य वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, ये क्या होता है, ये माध्यक वाले आप माध्यक कह लें, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब मैंने कहा n क्या है, n क्या है, कुल बारंबारता, h का है वर्गमाप। वर्गमाप मतलब जो वर्ग अंतराल में अंतर होगा, जैसे देखो यहाँ कितने का अंतर है 10 का है ना, 10 का अंतर, तो h कितना हो गया यहाँ पे 10 फिक्स हो गया। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, आओ हम पहले n निकाल लेते हैं। ठीक है, हम हल करने की बात करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, हम टेबल बनाएंगे, बिना टेबल बनाए हल नहीं कर सकते हैं। हल टेबल के लिए आप मतलब हल के लिए आप टेबल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप टेबल बना लें ऐसे हमारी तरफ है। ठीक है, एक हमारे पास दिया वर्ग अंतराल, दूसरा दिया बारंबारता, तीसरा हम लोग कॉलम अपने से बनाएंगे संचयी बारंबारता, यही इंपॉर्टेंट है, संचयी बारंबारता। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, हमारे वर्ग अंतराल दिया 10 से 20, सॉरी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता 7, 12, 18, 15, 10 और 3। ठीक है, तो हम काम करते हैं, देखो संचय बारंबारता है क्या, सबका संचय कर लेते हैं, यानी सबको जोड़ लेते हैं। मैंने कहा 7 लिख दिया, इसको जोड़ा कितना आ गया, ये इसको जोड़े कितना का 19 लिख दिया, इसको जोड़े कितना का 36, 36 36 37 आ गया, इसको जोड़ लिया 7 5 12 यानी 52 आ गया, इसको जोड़े कितना 62, कितना आ गया 65 आ गया हमारे पास।
तो कोई बात नहीं, हमारे पास n कितना आ गया 65, ठीक है 65 आ गया हमारे पास n। तो काम करते हैं, हम यहाँ पे बाई 2 कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, कितना आ गया इतना आएगा हमारे पास। जरा ध्यान दे 32 वाला किस में आएगा, ये सबसे गौर करने वाली बात है। जब n का मान हमें आधा करके निकाल लेंगे, जो हमारे पास इसका n का आधा आएगा वो किस संचय बारंबारता में आ सकता है। मैंने कहा देखो भाई 32 कहाँ आ सकता है, देखिए ये 19 तक यहाँ आएगा, लेकिन 19 से लेकर 37 तक किस में आएगा, ये वाला हमारे पास बहुलक वर्ग कौन हो गया, ये हमारे पास सॉरी हमारे पास माध्यक वर्ग कौन हो गया, ये हमारे पास माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है। जैसे ही माध्यक वर्ग मिल गया हम सारा डाटा निकाल लेंगे। हमने कहा ये कितना है हमारे पास 20, ये कितना है 18। देखो इस माध्यक वर्ग की जो हमारे पास बारंबारता सामने है ये क्या कहलाता है एफ, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाता है सी एफ, ठीक है। ये क्या है एल, दोनों का अंतर एच, ठीक है। हम सारा डाटा निकाल लेते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, एन बराबर हमारे पास कितना मिल गया है, हमारे पास मिल गया है एन बराबर मिल गया है कि 65/2, ठीक है। या फिर 65 ले लेने, क्या दिक्कत है 65 ले ले। फिर ये कितना मिल गया है, दोनों का अंतर कितना है, निम्न सीमा उच्च सीमा कितने का अंतर है 10 का, ठीक है। और इतना हमारे पास मिल गया, एच मिल गया, सी एफ मिल गया, एन मिल गया, एफ मिल गया, एल मिल गया। तब हम आराम से निकाल लेते हैं फार्मूला लगा के, ठीक है। हमें कहा माध्यिका बराबर एल, एल कितना है 20 प्लस n/2 यानी 65/2 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है, सी एफ कितना है 19 बाई एफ, एफ कितना है 18 इंटू एच कितना है 10, ठीक है। हल कर लेते हैं 20 प्लस इसको काटो कितना आएगा, ये आएगा 2×6 32 पॉइंट, घटा लें कितना आएगा 19 घटाएंगे तो, ठीक है 19 घटाएंगे तो मैंने कहा कोई बात नहीं 0.5 तो आएगा ही, 11 3 2 1 13 पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है। जोड़ ले 2, ठीक 13 पॉइंट आएगा, 13.18 बटे इतना, ठीक है। आओ हम थोड़ा हल कर लेते हैं। मैं चाहूँ थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, 2 से काट ले, एक हम 10 गुना कर दे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। 3 का भाग जाएगा, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18, 3 से काटो 15 3 45, यहाँ कर दें कितना जाएगा 15 का आधा 7.5 27.5, ठीक है 27.5 हमारे पास आंसर आ गया। ये बहुत आसान सवाल होते हैं। आपसे पूछा क्या है मध्यिका, ये हमारे पास सवाल ही था, हमने हल लिखना शुरू कर दिया। हम आपको साइड में फार्मूला लिखे हैं कि मध्यिका बराबर होता क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एच इंटू एच, वो सॉरी एफ इंटू एच, ठीक है। कौन क्या है मैंने आपको बखूबी तरीके से बता दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको माध्यक वर्ग पता कैसे करना है, भाई जो हमारे पास n आया उसे बाई 2 कर देंगे, तुमने कहा 32.5 आ गया। अब देखो इस संचयी बारंबारता में 32 किस 32.5 किस में आएगा, हमने कहा देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा काम करते हैं 19 से 19 तक तो इसमें आएगा, लेकिन 37 तक इसमें आएगा, है कितना 32 वाला, तो 32 वाली गिनती इसी में ही होगी ना। जैसे हमसे मिल जाएगा, ध्यान देने हमारे पास माध्यक वर्ग पता कर लेंगे, जैसे माध्यक वर्ग देखो ऐसे लगाएंगे तो जस्ट इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है सी एफ, एफ वाला क्या कहलाता है बारंबारता, ये छोटी वाली क्या कहलाती है स्मॉल एफ, दोनों को अंदर कितना एच है। बाकी हमारे पास फार्मूला है, बस हम कुछ रख के आराम से हल कर लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होगी तब दोबारा आपको वीडियो रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कर लें, जितने बच्चों हैं एक दूसरे को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि हमारा भी कुछ बेनिफिट हो जाए, बच्चे भी बेनिफिट हो जाए, उनका भी देख लें, उनको फायदा मिल सके, ठीक है। तो इतना मेहनत करके मैं बना रहा हूँ, तो प्रयास ये करें कि आप जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकें उसे शेयर कर दें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को ले लें, ताकि ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी, ठीक है। हमने कोई बात हमारे पास घर तक हो गया। हमने एक सवाल कर रहा है अंगा नंबर बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को, जैसे हमने कहा सवाल पढ़ेंगे, जैसे कहा रेखाखंड तुरंत मान लेंगे, रेखाखंड माने का कोई बात नहीं, मान लेते हैं ए और बी होगा, उनका निर्देशांक कितना दिया है 1, -5 और दिया है -4, 5, ठीक है। रेखाखंड को x अक्ष द्वारा, ठीक है, तो कोई बात नहीं,
हमने कहा मान लेते हैं, माना x अक्ष पर कटे बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा है। मैंने y मान 0 क्यों मान लिया भैया? x अक्ष पे कटेगा तो y मान क्या होगा? 0 होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ मान लेते क्या, ये मान लेते हैं x, 0। देखो आपको जरा याद दिला दे कि अगर कोई रेखाखंड है a जिसका बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 है और दोनों किनारे वाले हैं x2 और y2, अगर इसके मध्य में कोई निर्देशांक है जो m और n अनुपात में काट रहा है, तो इसका निर्देशांक कैसे पता करेंगे? मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम x और y का मान कैसे निकालेंगे, इनका अनुपात का मान। तो जो इनके अनुपात का मान निकलेगा, जो p का, जो p में भाई x का मान भी होगा, y का मान भी होगा, तो कैसे निकलता जरा देखें। मैंने कहा देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे mx2, इसका इसमें गुणा करेंगे nx1 अपान दोनों का योग m1 प्लस m2 कामा, वही काम y में करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये हमारे पास सूत्र होता है। इसी प्रकार से डायरेक्ट हम सूत्र निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ इस वाले सूत्र से निकालेंगे तो y वाला पोर्शन 0 आएगा। मैंने कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं, मान लेते हैं m और n में काटेगा, मान लेते हैं m और n अनुपात में काटेगा, तब यहाँ जो y का मान 0 आएगा, डायरेक्ट y का मान 0 रखते हैं। मैंने कहा देखो ये y वाला पोर्शन गुणा करेंगे 5m प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5n अपान दोनों का योग m प्लस n। ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 0 कर देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 5m माइनस n बराबर 0। तो 5m बराबर 5n कैंसिल, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n। मैंने कोई बात नहीं, m और n दोनों अगर बराबर होंगे तो मध्य बिंदु ही तो होगा। जरा बताइए, अगर m और n दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या मध्य बिंदु नहीं होगा? अतः m बराबर n है, अर्थात p a व b का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। हम कोई बात नहीं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। भाई तो 0 रहेगा, x1 कैसे निकालेंगे, x वाला पोर्शन है x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, x1 कितना है 1, x2 कितना है -4/2, 1, कितना आ गया ये वाला बात। अतः p हमारा कितना आ जाएगा, हमारा p आ जाएगा -3/2, ये 0, ये निर्देशांक आ जाएगा। इस टाइप के सवाल करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जैसे वो कहे x अक्ष पे कटे या y अक्ष पे कटे, इस बात का ध्यान दे किस अक्ष पे कटेगा। हमने कहा इसमें कहा x अक्ष पे कटे, सर x अक्ष पे कटेगा, केवल x का ही मान होगा, y का मान क्या होगा 0। हमने कोई बात नहीं, ये बिंदु अगर इसको काटेगा किसी किसी अनुपात में काटेगा, ठीक। हमने कोई मान लेते हैं m और n अनुपात में काट लिया। अगर m और n में काट लिया तो हमें कोई बात नहीं, y का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा y का y से सिस्टम, भाई x होता है y होता है, x से y, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, y कर देते हैं। सूत्र कैसे आया मैंने यहाँ आपको बता दिया। हमने कहा यही वाला पोर्शन क्या करते हैं, 0 दिखा दिया, क्योंकि हवाई वाला पोर्शन 0 है, दिखाया माना गया। हमने कहा जब m और n दोनों बराबर आया, इसका मतलब क्या है, m और n दोनों बराबर आया, बराबर आने का मतलब क्या है, p a और b क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु निर्देशांक निकालना आपको आता है, भाई बस x का मान मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा x कैसा था, x प्लस 2/2 निकाल लिया, x मिल गया, निर्देशांक मिल गया, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, हम लोग इसका भी एक सवाल बचा है, उसको भी कर लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं दूसरा नंबर। सभी खंड करने वाले पहले प्रश्न का 12 नंबर का 4 नंबर कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा बी इतना है। अच्छी बात है। मैंने जब भी वृत्त की बात करें, व्यास की बात करें, कोई बात नहीं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। एक बार वृत्त है, ये उसका केंद्र है, अगर केंद्र से जाती है तो क्या कहलाती है, व्यास। मैंने कहा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये केंद्र क्या हो गया, सी हो गया। अब जरा बताइए ये ए और बी का सी जो है मध्य बिंदु न होगा, बताइए मध्य बिंदु न होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा हमें सी का अगर निर्देशांक निकालना है,
जरा दिमाग लगाएं। मैंने कहा अगर इसका निर्देशांक मैं लिख देता हूँ x1 y1, इसका x2 y2, तो सी कैसे निकलेगा भाई, मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 y2 कमा y1 प्लस y2 आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार में देखो दिया है इसमें, देखो इसी तरह इसमें दिया है, हम आराम से कर लेंगे। ठीक है भाई, केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है, केंद्र का दिया है केंद्र का दिया 2 -3। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि ए बी है। ठीक है, ए बी, जिसमें बी का निर्देशांक कितना दिया है 1,4। मैंने कहा ए का नहीं मान, तो मैंने कहा ए का मान लेते हैं x, y, और आप जानते हैं मध्य बिंदु ये है, तो कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु x का मान। कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर जो इसका x मान कैसे निकाला करेंगे, जो x मान आएगा x1 प्लस x2 y2, और y मान कैसे आएगा y1 प्लस y2 y2, वैसे सिंपली निकालेंगे। भाई x कितना है यहाँ पे 2 बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, x कितना आ गया यहाँ पे, घटेगा कितना 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको ले लेते हैं y1 प्लस y2 y1 प्लस y बाई 2, 6 उधर के कितना हो जाएगा, आता है निर्देशांक क्या हो जाएगा, आता है ए का निर्देशांक 3 -10 होगा। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे खंड ब का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, जो हमारे पास है अभी तो क्या है, हमारे पास एक चल रहा था, 5 सवाल हम लोग कर लिए, 5 का 6 सवाल हो गए, इसमें सभी करने थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। कोई बात नहीं, हम इसकी तुलना कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया, तुलना करने पर कर लिए, a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -4, c बराबर कितना 3 आ गया। ठीक है, मैंने कहा विविध कर निकाल लेते हैं, विविध कर d बराबर सूत्र क्या होता है b² - 4ac, b कितना है -4 स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3, इसका स्क्वायर 16, 8 3 24, तो b कितना आ गया 8 आ गया माइनस में। अतः मैं आपसे कह सकता हूं, तो d क्या आ गया, d आ गया 0 से छोटा आ गया। 0 छोटा मतलब क्या है, 0 छोटा मतलब मूल कैसे हैं, तब मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, आप अच्छे समझ गए होंगे। दूसरे नंबर में ख नंबर कह रहा है एक शंकु, जैसे कहा शंकु आपको शंकु बना लेना है। ठीक है, जैसे कहा शंकु आपको शंकु बना लेना है। बन गया शंकु। एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दे दिया है, ये त्रिज्या है हमारे पास, ये त्रिज्या दे दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर दे दिया। अथवा ऊंचाई कितना दे दिया है 12, तो मैंने कहा ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है। आपसे ये पूछ रहा है, तो मैंने कोई बात नहीं, अगर मैं इस पूरे पोर्शन को अगर निकाल लूं तो एक समकोण तो बाहर निकल जाएगा, समकोण तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कितना है यल, यही हमें निकालना है, ये कितना है 12, ये कितना है 3.5, कोई बात नहीं, हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ठीक है, बराबर हमें 144। ठीक है, इसका कर लेंगे 15 कम 10, 15 में 225,
कितना आएगा 325, 325 में 2 अंक का दशमलव। ठीक है, हम थोड़ा वर्ग निकाल लेते हैं। इधर देखिए, हटाओ, मैंने कहा 35 का अगर हम निकालना चाहेंगे 35 का वर्ग, ठीक है कोई बात नहीं। 50 से कितना कम है 15, 15 घटाना कितना आएगा 10, 15 बता हमें 225 मतलब 12, 25 2 अंक का दशमलव कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 12, 25। ठीक है, हमें तिर्यक लंबाई पूछा है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आधार की त्रिज्या इतना दे दिया है, ठीक, निकाल देंगे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 6525, इतना हमारे पास करके आएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे निकालने का तरीका और है, अगर मैं चाहूं तो किसी और तरीके से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, आपने कहते इसे इतने से हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा आप वर्गमूल निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, भाग भी से वर्गमूल निकालना आप लोग को आता होगा। ठीक है, अब भाग भी से वर्गमूल निकालें। देखिए, अगला नंबर सवाल है, गए नंबर कह रहा है यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो कह रहा है पी का मान ज्ञात करें। देखिए भैया, ये सवाल दिया हमें, समांतर माध्य हल करने के लिए हमें टेबल बनाना जरूरी है। एक्स का बना लिए, एफ का बना लिए, जो कुछ दिया था लिख लिए। अब मैं क्या, आप जानते हो समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य यानी एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। तो काम करते सिग्मा एफ आई क्या होता है, सभी एफ का योग। मैंने कहा जोड़ लेंगे, 6 4 10, 10 5 15, मैंने कहा 15 प्लस पी। भाई नहीं जुड़ रहा है, जोड़ देंगे अलग से। ठीक है, मैंने कहा एक्स आई एफ आई निकालेंगे कैसे, गुणा कर देंगे, 6 5 30, 15 चौका 15 चौका 60, 15 तिया 25 तिया 75, 25 तिया 75, मैंने कहा 35 पी, ये कितना हो गया 45 दूना 90। अब मैंने कहा सबको हम जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ध्यान दे, 90 90 180, 20 ले लो 200, 200, ठीक है, 55 250, फिर 9 9 3 18, 18 20 25, 25 हो गया, कितना हो गया 225। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा 35 भी इधर कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा समांतर माध्य बराबर हम लोग सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास सही है, समांतर माध्य कितना दिया है 21.5, सिग्मा फाइव कितना आ गया, ये हमारे पास 255 प्लस 35 पी, अपन ये कितना आया है हमारे पास, यह है 15 प्लस पी। ठीक है, तेरे गुणा कर देंगे, मैंने कहा तेरे गुणा करें 15 बचे 75, 15 7 7 5 12 22 हो गया। ठीक है, 15 दूना 30, 30 दूना 32, एक में दशमलव लगा दिया। ठीक, मैंने कहा इसको उधर भेज दिया, माइनस हो गया। अब मैंने कहा 15 गुणा कर कितना हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो मैंने कहा कोई बात नहीं 21.5 पी आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 35 पी। पी पी वाला क्वेश्चन एक तरफ कर लेते हैं, तो देखो घटाएंगे 0.5 घटेगा कितना 7 5 12, 7 5 12 6 5 11, इतना हमारे पास हो गया, घट गया, खत्म काम। तो मैंने एक काम करते हैं, इससे घटा कितना आएगा, ये पोर्शन जब इधर आएगा तो 35 पी माइनस 21.5 पी, तो घटा लेंगे कितना हो जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास, कितना घटेगा। जब ये घटेगा इसमें से, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये वाला घट रहा है तो पक्का इसका आधा ले लेगा। तो मैंने कहा 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, ये कितना बचा 4, ये 3 बच गया 4, यानी 3 बच गया 4, यानी कि 3 बच गया, ये 1। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ 13 पचे 65 काटूंगा तो कट जाएगा, 13 पचे 65, 5 मतलब 2.5, तो कितना आ गया पी का मान 5, पी मान कितना आ गया 5। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सब सवाल दिया था, इस तरह टेबल बनाएंगे, मैंने कहा जो चीज़ नहीं दिया उसे बिल्कुल एडजस्ट लिखते चले जाएंगे, ऐसे यहाँ लिख लेंगे। फार्मूला हमारे पास ये होता है, इस चीज़ को लगा के हल करके पी का मान निकाल लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर का रहा है कि यदि cos थीटा बराबर इतना तो इतने इतने का मान कहती है। कोई बात, देखो इस टाइप सवाल करने का बड़ा आसान तरीका होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, cos थीटा कितना दे दिया 4/5, हमने कहा घर बसा लेते हैं। ठीक है, हमने कहा देखो अगर हम इसको थीटा मानेंगे, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार मैंने कहा कौन सा हो गया, ये कर्ण कितना हो गया 5, हम इसको x मान लेते हैं। एक हम का पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 कितना आ गया 16 एक्स स्क्वायर कितना आ गया रूट में 9, तो एक्स कितना आ गया, एक्स हमारे पास कितना आ गया 3। ठीक है, जब हमारे पास एक्स 3 आ गया तो अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे, इसका। तो कोई बात नहीं, हम साइन थीटा की बात करेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखो इसका मान निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। काम करते हैं, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 गुणा कॉस थीटा दिया ही है कितना 4 बटे 5 प्लस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 4 3 12 25 9 बटे लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, मैंने कहा 16 दूना 32 16 3 19 प्लस 25 9 225 अपन दोनों गुणा कर देते हैं। मैंने कहा 16 पंचे 80 16 दूना 32 400 जोड़ देंगे 7 11 411 बटे 400, ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे सवाल करने का बड़ा आसान तरीका होता है, समझ जैसे ही आपको दे दिए, जान ले कि आपको एक अनुपात दिया हो, शेष कोई भी अनुपात का मान निकालना हो तो आपको पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा मेंटेन कर। भाई 2 भुजा दिए रहेगा 2 अनुपात और 2 भुजा दिया रहेगा, अगला किसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे ही मैं निकल गया, इससे आप चाहे साइन का कॉस का tan का किसी का अनुपात का मान यहाँ से निकाल के उठा कर रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे समझे। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, दूसरे का अंगा नंबर निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कोई बात नहीं, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, मैंने कहा बहुलक ज्ञात करने से पहले जरा समझ लें कि देखिए आप बहुलक डायरेक्ट बंटन से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बहुलक वर्ग तो पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्ग अधिक बार आया है। हमने कहा इस पूरे वर्ग अंतराल में देख लिया हमने कहा सबसे अधिक बार बहुलक कौन आया है, ये वाला। ठीक है, यही वाला है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास बहुलक वर्ग मिल जाए, ध्यान दे ले, बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद हमें पे देखो क्या है। हमने कहा जैसे बहुलक वर्ग मिल जाए, जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी उसके ठीक पहले वाला क्या कहलाएगा, F0, ये F1, ये F2 कहलाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए आप, ये वाला कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने कहा ये हमारा कहलाएगा यल, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा H। बाकी हमारा फार्मूला क्या है, हमने कहा जो हमारा बहुलक होता है, बहुलक मतलब मोड होता क्या है L प्लस दस बटे 102। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। ठीक है, हमें कोई बात नहीं, हमारे पास फार्मूला हो गया। अब देखो सब कुछ हमें मालूम मिल गया है, हमें पहले क्या पता कर लेना है, बहुलक वर्ग। जैसे ही बहुलक वर्ग मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला बहुलक वर्ग मिल जाएगा। तो क्या है, हमें बारंबारता वर्ग से 3 चीज निकालना है, F0 F1 F2 लगातार होते हैं। ठीक है, इन तीनों पोर्शन हम निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये होता है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। ऐसे आप बना लिया करें, जो बहुलक वर्ग होगा ऐसे बना लिया करें। ठीक है, हमने कहा शुरुआत करें 0 से, 0 1 2, किसकी बात करें, F का। भाई तो आप जानते हैं न्यूनतम सीमा होती है, H आप ये भी जानते हैं कि दोनों का अंतर H होता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, L कितना है 60 प्लस, ठीक है, F1 कितना है, F1 हमारे पास है 12 माइनस F0 कितना है 10 अपान 2 टाइम्स ऑफ F1 कितना है 12 माइनस F0 कितना है 10 माइनस F2 कितना है 6 इंटू H कितना है, कितना अंतर है 20 का। ठीक है, हम लोग का निकाल लेते हैं। 60 प्लस कितना है 2 डिवाइड 2 ना 24 कितना हो गया 16, उनका 24 16 कितना बचा 8, उनका 4 5 20 4 दूनी 8 कटे कितना हो गया हमारे पास आ गया कितना 65। ठीक है, 65 हमारे पास आंसर आ गया, यानी ठीक है, यानी बहुलक कितना है इसका लगभग 65 हमारे पास आंसर आ जाना है। ठीक,
आई होप आप अच्छे समझे होंगे। तो कुछ करना नहीं होता है, बस हमने का बहुलक वर्ग पता करना होता है। बहुलक वर्ग कैसे पता करोगे? बारंबारता से। देखो इस बारंबारता में कौन अधिक बार आया है, जो अधिक बार आया है उसी उसी वर्ग को हम पकड़ लेना है। बार आया था, बस बार हमने छुआ दिया ऐसे, ठीक है। मैंने कहा ऊपर का आएगा ताकि हम स्मॉल एल मिल सके। मैंने कहा इसके जस्ट बगल F0 होता है, F1 होता है, F2, बस आप लगातार लिख दें। जो वर्ग की बारंबारता उसके जस्ट ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, ठीक है। आगे पीछे जाके F0, F1, F2 ले लें, H वहां से मिल जाएगा, बाकी हल कर लेंगे। अब हमारे पास 2 सवाल थे, उसमें से ढेर सारे सवाल थे, किसी में 5 करना था, किसी में सब करने थे, किसी में 5 करने थे, हम लोग सब कुल कर लिए। अब क्या हमारे पास तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए अथवा या इसको हल करिए। हमने कोई बात नहीं, हम तो दोनों बताएंगे आपको, बाकी आपको एग्जाम में कितना करना है, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें। जब भी कभी अथवा में दिया हो, या तो चाहे आप ऊपर वाला कर लें तो नीचे वाला ना करें, अगर नीचे वाला करें तो ऊपर वाला ना करें, ठीक है। ध्यान दे लीजिए, बच्चे थोड़ी सी गलती क्या करते हैं, जब अगर उसको ऊपर वाला करना होता है तो उनको डायरेक्ट टारगेट लिखना होता है तीसरा नंबर। अगर मैंने कहा अथवा वाला करना है तो सीधा लिखना पड़ेगा तीसरे का अथवा। ये आप जरूर लिखा करें ताकि वो एग्जामिनर समझ सके कि आपने कौन सा किया है, ठीक है। हमने कोई बात नहीं है, हम पहले इसको हल कर सकते हैं, इस वाले पार्ट से और हल करते हैं। हमने कहा हम इसको हल कर रहे हैं, देखिए जरा सा 3x 5y - 4 बराबर 0। देखो ध्यान देखना, इसको बराबर लिखा है, गौर से लिख लेना। इधर आएगा माइनस आएगा, 2y माइनस हो जाएगा, हो गया। समीकरण 1 मान ले, समीकरण 2 मान ले। अब देखो जब भी कभी आपको कोई विधि का नाम ना ले तो आप किसी भी से कर सकते हैं, सब इजी होता है, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, अब हम कर लेते हैं। हम करना चाहेंगे विलोपन से, तो एक पद को विलोप करेंगे। तो मैंने कहा देखो अगर हम काटना किसको है, इसको, अरे भैया एक काम करें, मैं 3 का गुणा कर दें, ठीक है। क्या जाएगा 9x 5 15y 4 12 बराबर 0, 9x 2y - 7 बराबर 0। अब देखिए बराबर हुआ तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। चिन्ह उल्टा कर देंगे, चिन्ह उल्टा कर देंगे, खत्म काम। ये वाला पोर्शन कैंसिल, दोनों घटे कितना आएगा, ये -13y, ये कितना हो गया, ये आ गया -6 बराबर 0। ध्यान दे 7 5 12, सॉरी 7 5 12 होता है ना, 7 5 12 हो गया। अब देखो जरा ध्यान दे, दोनों में अगर हमने कहा एक को इधर भेज दें, 5 हो गया, ये माइनस इधर, तो क्या काम करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें y का मान समीकरण, जहां जहां y हो, समीकरण कहाँ है, ये वाला, क्या रखेंगे -5/13, ठीक है, -4 बराबर 0। एक काम कर चले गुणा कर लें, 3x माइनस प्लस, अच्छा हम 25/13 -4 बराबर 0। थोड़ा हल कर लें, 13 चौका 52, 13 बराबर 0, 33 39x, ये घटे कितना आएगा, 25 दूना 50 होता है, तो कितना हो गया -27 आ गया, ठीक है। अब बटे 13 बराबर 0, 13 गुणा कर लें 29, ये जाए हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। 27 बराबर 0 कितना गया, 27/39। 3 से काट दें क्या, 9 3 27, और ये हो गया 33 39। हमारे पास देखो दोनों का मान आ गया, x का भी मान आ गया और y का मान आ गया, ठीक है। अतः x बराबर 2/13, y बराबर -5/13, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में चेक करना हो कि हमारा आंसर गलत तो नहीं है, तो आप उठा कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें। अगर 0 आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं उत्तर की, कहाँ नहीं है, परेशान सातना के लिए, यानी कोई बात नहीं। x का मान कितना है, x का मान हमारे पास आया है 9/13, ठीक है, -5। y का मान कितना आया है, y का मान आया है -5/13 और -4 बराबर 0। या चाहे इसको 4 बना ले, अपना हल हो जाना चाहिए। 9 3 27 माइनस प्लस कितना आ गया 25 बराबर 4 है। अब हल कर ले, कितना आ गया ये 52, 13 चौका 52, तो इनका 4 इधर भी 4 इधर भी, तो
तो क्या है, हमारा उत्तर सही है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, हमने कहा हम कौन सा करते हैं, अथवा वाला करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, हम लोग अथवा वाला कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भिन्न पूछा है तो मान लेते हैं। वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न x अपान y होगा। तो प्रश्नानुसार या लिख लें प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि एक भिन्न इतना हो जाती है कब, जब उसके अंश में एक जोड़ दें। कोई दिक्कत हो गया, तीन गुणा कर दें, 3x + 1 बराबर y, 3x + 3 बराबर y, इस तरफ करें 3x - y + 3 बराबर 0, समीकरण आ गया। ठीक है, मैंने कहा द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर में एक घटा जाता है। अंश की बात नहीं कर रहा है, हर में घटाने की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर y - 1, इधर कर लें 4x - y बराबर -1, या फिर इसको इधर कर लें 4x - y + 1 बराबर 0, समीकरण 2। तो कोई बात नहीं, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से। अब आप जब भी कभी कोई विधि ना कहे, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, एक पोर्शन बराबर है, चिन्ह भी सेम है, तो घटाने पर घटना चाहिए ना, तो घटा दें, चिन्ह उल्टा कर दें, ये कैंसिल। -4 में से 3 कितना बचा, -x, कितना हो गया है, +2 बराबर 0, -x, इसको धर दो -2, कैंसिल। x का मान कहाँ रखने पर, अब समीकरण आप किसी भी रख सकते हो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते, जहां कहीं सो क्या रखेंगे 2, तो कोई बात है, समीकरण कहाँ ये, तो 3x - 2 - y + 3 बराबर 0, 6y + 3 बराबर 0, कितना आ गया 9y बराबर 0, y इधर कर दें, ये हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आता है वह भिन्न x का मान कितना है, x का मान है हमारे पास 2 और y का मान कितना है 9, 2/9। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, कोई बात नहीं, तीसरा हो गया हमारे पास। देखिए, चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। जैसे ही सवाल कहे वैसे ही करना है, पढ़ना है, चित्र बनाना है, तभी ऊंचाई दूरी सवाल अच्छे से आ जाएंगे। कह रहे एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। कोई बात नहीं, हम एक मंदिर ले लेते हैं, मान लो मंदिर ही है। ठीक है, मंदिर तो जमीन में ही रहेगी, रहना तो मंदिर जमीन में। तो मेरे कितनी ऊंचाई है, ये है 15 मीटर। ये क्या है, ये है मंदिर। ठीक है, मंदिर कितना ऊंचाई है 15 मीटर। चाह बना ले, मंदिर बना लो, डिजाइन बना लो, बन गया मंदिर। ठीक है, ये मंदिर बन गई। ठीक है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर। मंदिर के शीर्ष से, ये देखो, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मैंने कहा मान ले सड़क हो गया, ये सड़क हो गया, सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, भवन बना है, ध्यान देना है, दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान दो, मंदिर के शीर्ष की बात कर रहा है कि सड़क के दूसरी ओर भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्होंने कहा उन्नयन कोण 30 डिग्री होने का मतलब क्या है कि पक्का भवन इससे बड़ा रहा होगा। बताया जा रहा था भाई, यहां से उन्नयन कोण देखेंगे 30 डिग्री तभी बनेगा जब भैया ये भवन ऊंचा होगा, तभी तो उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण मतलब ऊंचाई देखने वाला, उन्नयन कोण मतलब निचाई देखने वाला। तो मैंने कहा ऊंचाई कब देखेगा, जब भैया भवन बड़ा होगा इससे, क्योंकि आप देख कहां से रहे हो, मंदिर के शीर्ष से भवन का उन्नयन कोण, तो ऊंचा दिखेगा।
हमने कहा अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और हमसे कह रहा है कि तथा भवन के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। अब देखो ये भवन के पाद मतलब पैर यानी जमीन पे, यहां से देख रहा है ऊपर तो कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री। अगर जब निचवा देख रहा है जमीन पे भवन के, इसके मैंने कहा मान लो ये भवन ही है, ये भवन के नीचे देख रहा है कितना कोण बन रहा है, ये अनुमान कोण बन रहा है कितना, 45 डिग्री। अनुमान मतलब ऊंचाई वाला, उन्हें मतलब ऊंचाई वाला। मैंने कहा 45 ये भी 45 हो जाएगा। आप भी समझदार इंसान, कोई जिड बन रहा है ना, एकांतर कोण ये 45 तो ये 45, ठीक है। हमने कहा हमें दो चीज मानना पड़ेगा, सड़क की चौड़ाई मानना पड़ेगा x, और मैंने कहा जो इसकी अतिरिक्त ऊंचाई जो हमारे पास आएगी, या फिर चाहे तो भवन की पूरी ऊंचाई है, क्या मान लें h, ठीक है। तो मानने का मान लेते हैं, मानने वाला पोर्शन माना भवन की कुल ऊंचाई h मीटर तथा सड़क की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम चाहे तो नाम दे लें ABCDE, नाम देने की क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। हमें कहा देखो अगर ये पूरा हाइट h है तो ये कितना है h माइनस 15, ठीक है। हम का काम करते हैं, जो हमारे पास ये वाला त्रिभुज है हम निकाल दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज, ये वाला चाहते हैं ABC में तो इनका समकोण त्रिभुज ABC बना दे, ठीक। ये कितना है x, कोण कितना है 45 डिग्री, ये कितना है 15, ये है C, ये है B, ये है A। हमने कोई बात नहीं है, tan 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है, tan क्यों लगा, लंब बटे आधार दिया है, कड़ से क्या मतलब है, लंब बटे आधार tan ही तो होता है, और tan 45 मान x कितना आ गया, काम लगेगा, कोई बात नहीं। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें, मैं समकोण त्रिभुज इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, तो कोई बात नहीं, किसमें DEC में, कहाँ है DEC, मैंने कहा बना दिया DEC, ये है DEC, ये कितना है भाई, ये यहाँ एक तो यहाँ भी तो x होगा, चलो बताइए ये कितना हो जाएगा h माइनस 15, ये कितना है थीटा 30 डिग्री, लंब आधार यहाँ भी है tan, लंब बटे आधार, लंब कितना है आधार कितना है x, कोई बात tan 30 का मान कितना होता है √3, गुणा कर दें x का मान कितना है 15, तो मैंने कोई बात नहीं 15 लिख सकते हैं, 3 गुणितम 5, तो मैंने कहा 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और 5 हमारे पास आई है, इसी से कैंसिल, तो मैंने कोई बात नहीं, h माइनस 15 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 5√3, तो एक काम करते इसको इधर भी प्लस हो जाएगा, मैंने कहा 5 का मान ले लो, 3 प्लस √3, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया मीटर, और हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। इस टाइप के सवाल को जैसे ही कहा, पढ़ने की भाषा अगर समझ में नहीं आएगी तो आप कर नहीं पाओगे, इतना जान ले। बाकी जब आप करने लगे तो सबसे इजी सवाल होता है ये, ठीक है। हमने कहा जैसे सवाल कहा कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, हमने तुरंत मंदिर मान लिया। मंदिर के शीर्ष से ऊंचाई से, शीर्ष मतलब ऊंचाई से सड़क के दूसरी ओर और बने भवन के शीर्ष का उन्नयन को, बने भवन के शीर्ष में मतलब ऊंचाई देख रहे हैं उसके, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष देखने पर जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, और तथा भवन के पाद का अनुमान कोण भाई यहीं से ऊपर देख रहे हो कितना डिग्री, और नीचे देख रहे हो कितना 45 डिग्री, मैंने कहा ये 45 ये भी 45, ठीक है। कर ऐसे कीजिए, भवन को चाहिए कितना होगी, मैंने कहा कोई बात, भवन को चाहिए h मान लिए, ये भाई ये 15 तो ये भी 15, कोई बात नहीं, पूरा है, तुमने कहा ये कितना हो जाएगा, इसमें से पूरे 15 घटा देंगे, हमारे पास मिल जाएगा। हमने कहा एक पेयर यहाँ बनाया, इस tan ही क्यों लगाया, लंब बटे आधार है, x मिल गया। फिर मैंने कहा ये वाले पेयर उठा लिया,
लगा दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमने कहा इस चौथे नंबर का मैं अथवा वाला करवाने जा रहा हूँ। चौथे का अथवा नंबर क्या कर रहा है कि एक भवन के शीर्ष से, मैंने कहा जैसे ही सवाल पढ़ना है तुरंत बनाना, क्योंकि टाइम नहीं वहां पे। कह रहा एक भवन के शीर्ष से, मैंने कहा भवन यहाँ है भवन। मैंने कहा भवन कहाँ होगा, जमीन में खड़ा होगा। मैंने कोई बात नहीं, ये क्या है हमारे पास, भवन है। ठीक है, भवन है। ठीक है, भवन एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के, भैया भवन और स्तंभ कुछ न कुछ दूरी पे होंगे। मैंने कोई बात नहीं, दूरी मान ली इतना दूरी पे। मैंने कहा देखो ध्यान देना, भवन शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन को ध्यान दे। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का, शीर्ष मतलब ऊंचाई से, समझ रहे हो, शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब यहां से देख रहे हो उन्नयन मिल रहा है, मतलब स्तंभ क्या है, बड़ा है। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास स्तंभ। ठीक है, स्तंभ है। मैंने कहा यहां से जब देख रहे हैं उन्नयन कोण कितना कुछ रहा है, 60 डिग्री। और मैंने कहा भवन के जब पाद में देख रहे हैं, जब ध्यान देना है, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अनुमान कोण, मतलब यहाँ वाला अनुमान कोण कितना दिया है, 45 डिग्री। हमने कहा भैया ये 45 तो ये 45, कह दो हाँ। ठीक है, यदि स्तंभ की ऊंचाई कितना है, 40, वहीं का यही तो स्तंभ है, कितना दे दिया है, ये पूरा दे दिया हमारे पास, कितना 40। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं, माना, यही मानते हैं। मैंने कहा माना भवन की ऊंचाई तथा भवन और स्तंभ के बीच की दूरी x मीटर है। भाई इसको हमने कितना मान लिया, x, इसको कितना मान लिया, दूरी। मैंने कोई बात नहीं, h व x है। ठीक है, मान लिया। मैंने कहा इसकी हाइट मैंने h मान लिया। ठीक है, और मैंने कहा भवन इसके बीच दूरी कितना मान लिया, x मान लिया। कोई बात नहीं, जैसे मैं पहला सवाल करवाया हूँ इस टाइप का चौथे का, ठीक उसी प्रकार से है। मैंने कहा ये x था तो ये भी x हो जाएगा, जरा बताएं। मैंने कहा ये h तो ये भी h होगा, बताएं। मैंने कहा ये कितना होगा, पूरे में से इसको घटा देंगे। सेम एकदम वैसे ही सवाल है जैसे वो पहला था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ले लेंगे। ठीक है, हमने कहा समकोण त्रिभुज, नाम दे दें ए बी सी डी, जब देना है दे दे, क्या दिक्कत है। ठीक है, हम कहा समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। हम का समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। एच हो गया, एक्स हो गया, ये कितना है 45 डिग्री। हम का लंब बटे आधार आया, फिर लगाएंगे क्या, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, tan 45 माने, तो क्या हो जाएगा, x बराबर एच, मिल गया। ठीक है, तो मैंने कहा पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, इस वाले में, क्या हो जाएगा हमारे पास। मैंने कहा ई डी बी, जो भी लिखना है, बी, मैंने कहा समकोण बीच होना चाहिए, बी डी ई में, जब भी लिखे समकोण वाले को जो 90 डिग्री हो उसको बीच में रखना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये वाला चित्र। ठीक है, ये है हमारे पास x, ये कितना है 40 माइनस एच, ये कोण कितना है 60 डिग्री, लगा देंगे। tan लंब बटे धार 60 डिग्री, लंब उतना है 40 माइनस एच, धार कितना है यस, tan 60 का मान √3। मैंने कहा x बराबर कितना है h, तो जहां कहीं x है क्या रख सकते हैं h, फिर गुणा कर दें √3h, 40 माइनस h, इसको उधर पक्षांतर कर दें, h प्लस h बराबर 40। हमने कहा h कॉमन ले लें, क्या जाएगा √3 + 1 बराबर 40। हमने कहा h बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे √3 + 1, परिमेयकरण कर दें, ऊपर नीचे अपोजिट चिन्ह का गुणा, हो जाएगा 40 √3 - 1, ये क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना आएगा 40 कितना गया
और यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गई, इतना। ठीक है, कोई बात नहीं। अतः भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, 20। ठीक है, कठिन नहीं होता है, बस आप सही से पढ़ते जाएं और करते चले जाएं। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है, यानी कोई ठोस आकृति है, 3D आकृति है, और किस आकार की है, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार वाले त्रिज्या के एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। नहीं, कोई बात नहीं, एक अर्धगोला रहा होगा, अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंक्वाकार आकृति अध्यारोपित है, ये लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास शंकु क्या हो गई, ये शंकु की ऊंचाई हो गई, इतना क्या पोर्शन हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, ये तिर्यक लंबाई। ठीक है, हमें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो, समान हो। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो। ठीक है, एक मैं थोड़ा समय सवाल कंफर्म करना चाह रहा हूं एक बार। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जाती है। कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। भाई गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, यही तो वाला पूरा पार्ट वक्र होगा, क्या हो जाएगा 2πr²। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πr, ये दोनों बराबर है, काट देंगे, इससे कैंसिल, इससे ये क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, हम का तिर्यक लंबाई की बात मैं करूंगा, शंकु के ये वाला पोर्शन अगर मैं यहां से निकाल दूं तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये r हो जाएगा, l, तीनों संबंध क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर h² प्लस r², जहां यार क्या कर सकते हैं 2r² 2r का होल स्क्वायर, तो 4r²। ठीक है, ये उधर गया r², 3r² बराबर h²। हमने कहा h² अपन r² बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, हमने कोई बात है, त्रिज्या और ऊंचाई पूछा है तो त्रिज्या इधर लिया ले, ऊंचाई इधर लिया ले, ये क्या हो जाएगा 3। r/h क्या हो जाएगा, इनका √3, r/h क्या हो जाएगा 1/√3, यानी r और h का अनुपात क्या हो जाएगा 1/√3। बहुत आसान सवाल है, समझिए। इन सब सवालों को जो कहे बस वही करना है, अपने आप तुरंत आ जाना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। मैं इसका अथवा वाला सवाल, 5वां का अथवा नंबर सवाल कर रहा है, यानी इस पूरे मॉडल पेपर का अंतिम सवाल है ये। ठीक है, कह रहा है देखिए कि इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना, हमका कोई बात नहीं, आओ हम लोग पहले वाला हल करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपको जैसे देख के लग रहा होगा कि परिमीकरण करना है तो परिमीकरण कर दें, ऊपर नीचे अपोजिट चिन्ह का गुणा कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर क्या बन गया होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया a² माइनस b²। कोई तकलीफ, हमने कहा काम कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना ही है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, cos² थीटा। कोई तकलीफ, हमने कहा अगर अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है, क्यों ना पूरे भिन्न का स्क्वायर लिख दें। अच्छी बात है सर, हम एक काम करते हैं, इन दोनों को नीचे नीचे लगा लेते हैं, दोनों को नीचे क्या लगा देते हैं, हर का होल स्क्वायर। 1 cos क्या होता है सेक थीटा, sin cos क्या होता है tan थीटा। सिद्ध हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने कहा सेकंड नंबर सवाल करते हैं।
समझ ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी होता है। आज के अथवा का सेकंड नंबर हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे पास सवाल है, हम लोग लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हल करें। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये हमारे पास सवाल दिया है, ठीक है। एक मिनट सवाल कंफर्म कर लें, सवाल कुछ दिक्कत हो रही है मुझे, नीचे माइनस है, ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक, हमने काम करते हैं, इन सभी में हम कास का भाग कर देते हैं, अंश में भी कास का भाग कर देते हैं, हर में भी कास भाग करते हैं। तो अंश व हर दोनों में कॉस थीटा का भाग करने पर तो कर दे भाग, तो वो भाग सब में जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, मैंने कहा बनेगा क्या, ये बन जाएगा tan थीटा, ये क्या बन जाएगा sec थीटा, ये -1, नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1 बन गया। जरा देखिए, अच्छा आप लोग जी जानते होंगे, जैसे 1 बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से 1 होता है हमारे पास, 1 हमारे पास होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये भी रखेंगे तो पर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक, हमने कहा sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस कैसे उल्टा हो जाएगा, ये आता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र कौन होते हैं 1 में। मैंने कहा जहां 1 है क्या हम इसे रख सकते हैं क्या, मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं। रख दें 1 के रख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा sec थीटा +1। ठीक है, हमने कहा क्वेश्चन खोल देते हैं। हम अगर क्वेश्चन खोल देंगे तो हमारे पास फायदा क्या मिल जाएगा हमें, एक मिनट थोड़ा सा, देखिए जरा सा काम कर सकते हैं हम। हमने कहा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, यहाँ हम सूत्र लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, अपा नीचे क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा +1। दोनों क्या कॉमन है, ये लो पोर्शन कॉमन है, कॉमन ले लो, tan थीटा प्लस sec थीटा जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पूरा कितना बचा 1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा ये हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा, माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस sec थीटा प्लस ये वाला पोर्शन बच जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे वाला पोर्शन tan थीटा sec थीटा +1। देखो ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा। आई होप आपको ये सब सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, हमने कहा पूरा मैंने मॉडल पेपर एक करवा दिया है अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में। एक बार पूरा वीडियो देख के चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सवाल करके चले आएंगे। ठीक है, मैंने कहा भैया ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, तो कृपया आप एक काम करिए, आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको बेनिफिट हो सके। ठीक है,
बाकी आपको मैं समय रहेगा तो मैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इसका, ठीक है। धन्यवाद।